Good evening to everybody. In the last lecture, we have been finished our fourth unit from our whole syllabus. We have 10 units, and from them we have finished 4 units. Now we are going to start the fifth unit, and the first topic from the fifth unit is given the universe of knowledge, the nature, attributes, modes of formations of subject. Okay, so universe of knowledge means what? It should be understand, and after understanding the concept, we will understand the meaning of universe of knowledge, and what is the nature of universe knowledge, and what are the attributes, features of universe knowledge, and modes of formation of subject. Okay, so first of all we try to understand the meaning of universe knowledge in our own interpretation. Okay, and if we will understand the concept, then it should be better to understand this topic. जब हमें कंसेप्ट क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सब सारी बातें हमारे समझ में आ जाती है, तब वह कंसेप्ट हमारी समझ में आती है. और जब कंसेप्ट हमारे समझ में आती है तो it will remember for long time, and whatever questions and answer which are related to the concept we will remember in the time of examination. तो इस तरह से जब कंसेप्ट समझ में आती है तो उसके संबंध में जो भी क्वेश्चन और आंसर है, सवाल या जवाब है, चाहे फिर वो डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों तरह के सवाल हमें एग्ज़ाम के समय याद आते हैं और उसका आंसर हम और उनका आंसर हम सही लिख सकते हैं. सो इट इज़ वेरी बेटर थिंग दैट यू शुड try to understand the concept, okay, instead of reading question and answer, because if you will read the concept and it will be understand to you, then automatically the questions and answer which are come on this concept, it will be remember to you in the period of examination. कुछ लोग ऐसा स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर टॉपिक पर बिना कंसेप्ट समझने की बजाय वे क्या करते हैं, उस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन और आंसर रीड करते हैं, फिर चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आंसर हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या आंसर हो. ओके, तो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो. तो इस तरीके से सवाल या जवाब के द्वारा या क्वेश्चन या आंसर के द्वारा वह वो कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं. लेकिन जब आप क्वेश्चन और आंसर पढ़ते हो तो उस कंसेप्ट को समझने को आपको टाइम लगता है. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इफ यू गो थ्रू द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, और बाय रीडिंग क्वेश्चन एंड आंसर
the central idea you don't understand immediately there through this process, but if you understand the meaning and definition of concept, then whatever questions are come on this concept, then it will be given the answer by you, because you have understood the question, you have understood the concept, क्योंकि आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया होता है। फिर चाहे उस पर किसी भी तरह का सवाल एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसका जवाब तुरंत देते हो, वेदर इट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, whether it is one line question, or whether it is multiple choice questions, whether it is compound question, whether it is simple question, or whether it is complex questions। तो क्वेश्चन के जो टाइप्स है वो हमने बिगिनिंग लेक्चर में देखे थे, तो उसमें सिंपल क्वेश्चन और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, और कंपाउंड क्वेश्चन उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होती है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, और कॉम्प्लेक्स जो लेवल होता है वो आउट ऑफ लॉजिक होता है, वहाँ पर ना हमें कॉन्फिडेंस आता है और ना उसमें आंसर हमें दिखाई देता है जल्दी, बहुत ही कन्फ्यूजन वहाँ पे रहता है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक लॉट ऑफ एनर्जी टू अंडरस्टैंड दिस, and the time has gone there without attempt the question. Okay, so at the end of the examination some questions will be remain by us. जे आपल्याकडून काही क्वेश्चन सुटण्याची भीती असते किंवा आपण ते सोडून देऊ शकतो वेळेअभावी, अशा प्रकारची सिच्युएशन आपल्या पुढे निर्माण होत असते। सो इट विल कंक्लूड in fail, it will result as fail। इसका जो परिणाम आता है तो क्या आता है, फिर फेल रिजल्ट आता है। तो पहले हम कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। यूनिवर्स यानी यहाँ पे दो शब्द है, यूनिवर्स यहाँ पे होल वर्ड, ऐसा हम उसका मीनिंग ले सकते हैं। पूरी दुनिया, यूनिवर्स यानी कि पूरी दुनिया भर में जितने भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट, ओके, its information, knowledge। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि होल वर्ड including all subject, तो यूनिवर्स नॉलेज इस कंसेप्ट को किस तरह से तैयार किया गया है और किस तरह से हम उसका अर्थ और डेफिनेशन कर सकते हैं हमारी ओन लैंग्वेज में ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। हर एक आदमी को अपने सब्जेक्ट का प्रीवियस नॉलेज होता है और उस नॉलेज के बेस पे हम उस कंसेप्ट का अपना ओन इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं या दूसरों को समझा सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्स नॉलेज को हम दो शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिवर्स और नॉलेज करके। ओके, यहाँ पे नॉलेज शब्द हम ऐसा लिख सकते हैं, एक शब्द नॉलेज और दूसरा शब्द यूनिवर्स।
ओके। तो यूनिवर्स का मतलब यहाँ पर लिया है होल वर्ड, इंक्लूडिंग द होल वर्ड, ओके। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली वर्ड, देर आर सो मेनी थिंग्स, so many events are in the word, but we are talking about the knowledge. So what knowledge consider here? All the subject, okay, all subjects, it means knowledge, okay. So all subject means, if we are give the explanation about the discipline of subject in our India, there are discipline like commerce and management 1, science and technology 2, humanities and interdisciplinaries, okay. So all these are for interdisciplinaries, right? But each and every subject discipline have their own categories. There are many subject include or come under the all these discipline. तो इन सभी डिसिप्लिन के अंडर कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, और कई सारे सब्जेक्ट में कई सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, डेटा इंक्लूड होता है, इंफॉर्मेशन नॉलेज इंक्लूड होता है, और उसका जनरेशन, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, फिर डिस्ट्रॉय, ये चलते रहता है, साइकिल चलते रहता है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिसिप्लिन कितनी है, उसके अंदर सब्जेक्ट कितने आते हैं, और हर एक सब्जेक्ट में कितनी मात्रा में डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज जनरेट होता है। और ये साइकिल जो है, ये खंडित नहीं होता, ये रिसाइकल होते रहता है। यानी कि डेटा का रूपांतर इंफॉर्मेशन का रूपांतर फिर नॉलेज, और नॉलेज का रूपांतर फिर डेटा में, ऐसा ये रिसाइकल चलते रहता है। और फिर जो नॉलेज जनरेशन का साइकिल है, उसमें नॉलेज जनरेशन होता है, फिर यूटिलाइजेशन होता है, स्टोरेज होता है, यूटिलाइजेशन होता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है, फिर जनरेट होते रहता है, ओके। तो इस तरह से ये जो रिसाइकल है नॉलेज का, ये भी चलते रहता है। तो यहाँ पर नॉलेज के बारे में हम एक बात कह सकते हैं कि नॉलेज नेवर डाइज, नॉलेज कभी मरता नहीं, वो स्टेज में से घूमता है, जनरेशन स्टेज, स्टोरेज स्टेज, यूटिलाइजेशन स्टेज, फिर डिस्ट्रॉय स्टेज, फिर से जनरेशन स्टेज, ओके। तो ये चलते रहता है, घूमते रहता है। तो इस तरह से यूनिवर्स यानी कि होल सब्जेक्ट, ओके। तो यूनिवर्स नॉलेज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक्चुअली किस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। when we talking about the universe knowledge, at that time on which thing we are going to speak, कौन सी बात पर या मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, ओके। तो जब यूनिवर्स इंक्लूडिंग ऑल द वर्ड, इसमें सब प्रकार की दुनिया, और नॉलेज यानी कि क्या, जहाँ पर सभी प्रकार के डिसिप्लिन सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट हेडिंग है उसका अंतर्भाव होता है, तो उसको नॉलेज कहा जाता है, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम नॉलेज की बात करते हैं, तो नॉलेज ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, बहुत बड़ा इसका स्कोप है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज
the all kinds of the knowledge, and it is very difficult to find one person throughout the world those who have all kinds of the knowledge, right? तो नॉलेज को मैनेज करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा इसका स्कोप होता है। सभी प्रकार की डिसिप्लिन, सभी प्रकार के सब्जेक्ट, सभी प्रकार के नॉलेज के सोर्स इसमें आते हैं। तो ऐसा शायद ही कोई एक आदमी होगा कि जिसे सब कुछ पता होगा दुनिया में, ऐसा आपको देखने से भी नहीं मिलेगा। आगे आकर ऐसा कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि मुझे सभी प्रकार का नॉलेज है। ओके, तो हर एक आदमी को लिमिटेशन है, उसको कुछ चीज़ें पता होती है। जो चीज़ें हमें पता होती है शायद वो दूसरों को पता नहीं होगी, और जो दूसरों को पता होगी शायद वो हमें पता नहीं होती है। तो इसमें लिमिटेशन आता है नॉलेज के बारे में। किसी भी एक व्यक्ति को पूरी तरह का नॉलेज नहीं होता है, भले वो चाहे कितना भी क्यों ना पढ़ ले या कितना भी कोई नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश कर ले। तो कल परसों हमने विद्यार्थी दिवस मनाया, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के स्मरणार्थ मनाया जाता है, विद्यार्थी दिन करके। तो उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भले ही आदमी कितना ही बुक क्यों ना पढ़ ले, फिर भी वे नॉलेज के इस पानी में या समंदर में उसका जो नीज है, नीज उतना ही वो जा सकता है, पूरी तरह से वो डूब नहीं सकता। यानी पूरी, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड मीनिंग, भले कितना ही आदमी, कोई भी आदमी भले कितना ही नॉलेज क्यों ना प्राप्त करने की कोशिश कर ले, पूरी दुनिया का नॉलेज या पूरी उम्र भर नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो नॉलेज के बारे में हमेशा इनकम्प्लीट ही रहता है। पूरा नॉलेज कभी भी उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। ओके, ऐसा उनके स्टेटमेंट का अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि नॉलेज इज़ वेरी वाइड कंसेप्ट, वी कांट मैनेज इट, वी कांट हैंडल इट, वी कांट कवर इट। ओके, उसे हम हैंडल नहीं कर सकते सिंगल पर्सन, मैनेज भी नहीं कर सकते और कवर भी नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी ह्यूज कंसेप्ट, बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज कंसिडर एज अ नॉलेज। जब हम नॉलेज बोलते हैं तो हर एक तरह का नॉलेज, इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट। ओके, जनरल नॉलेज कहा जाता है उसको। फिर जनरल नॉलेज एक कंसेप्ट आती है, जनरल मीन्स इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट, नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट। ओके, सिंगल सब्जेक्ट का भी नॉलेज इतना बड़ा हो जाता है कि वो भी मैनेज करना कठिन है, कवर करना कठिन हो जाता है, हैंडल करना कठिन हो जाता है, आत्मसात करना, एब्सॉर्ब करना कठिन हो जाता है। तो पूरी दुनिया का नॉलेज, पूरे सोर्स का नॉलेज, पूरी यूनिवर्स का नॉलेज या पूरी ऑल सब्जेक्ट का नॉलेज को मैनेज करना कितना कठिन होगा, ये आपको यहाँ पर समझ में आता है इस उदाहरण के द्वारा। तो हम नॉलेज की जब बात करते हैं तो नॉलेज बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, और कभी भी नॉलेज का हमें गर्व नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जब हम पौराणिक कथा पढ़ते हैं या उनका सार सुनते या देखते हैं, तो रामायण का सार हम क्या ले सकते हैं। उन रामायण की जो कथा है उनमें दो कैरेक्टर थे, एक विलन और एक हीरो, राम और रावण। तो नॉलेज के बारे में दोनों का डिवाइडेशन हम ऐसा कर सकते हैं या वर्णन ऐसा कर सकते हैं, जिसको
अपने ज्ञान का अहंकार था, वो रावण था। ओके, उसे हम रावण कहते हैं। और जिसको अपने अहंकार का ज्ञान था उसे राम कहते हैं। तो ये जो फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, लेकिन इसका अर्थ हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं हमारे यूनिवर्स नॉलेज के बारे में। हमने कहा कि नॉलेज का कभी गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में ये स्टेटमेंट था। पूरी रामायण का सारी वन सेंटेंस में हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, तो अंत में उसका पतन हुआ, ये सबको पता है, पराजय हुआ, सबको पता है। और राम को अपने अहंकार का ज्ञान था, इसलिए उनका उद्धार हुआ, इसलिए उनका विजय हुआ, ये सबको पता है। तो इसका मतलब हम ऐसा निकाल सकते हैं कि कभी भी अपने अहंकार का गर्व या अहंकार, नॉलेज का अहंकार नहीं करना चाहिए। तो अहंकार हमारा पतन कर देता है, नॉलेज का अहंकार ये बड़ा घातक होता है। तो इसका मतलब हमें जो पता है उस पर भी जब हम कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, तो ये आपका विनम्र भाव होता है, आपका नम्रता उसमें दिखाई देती है। और थोड़ा बहुत नॉलेज होने के बाद भी यदि हम ज़्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं या कहीं पे हमारे वाणी के द्वारा बोलते हैं कि मुझे बहुत नॉलेज है, तो क्या होता है फिर हम पतन की ओर बढ़ते हैं ऐसा कहने से। क्योंकि और हमारा इसमें इंसल्ट भी हो सकता है यदि हमने सबके सामने कह दिया कि मुझे पूरी तरह का नॉलेज, सब तरह का नॉलेज है, और यदि किसी ने हमको कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ लिया और उसका जवाब हमें नहीं आया, तो हमारा वहाँ पे अपमान हो सकता है। तो नॉलेज के बारे में जब आप स्टेटमेंट करते हो तो बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसलिए नॉलेज का जो इम्पोर्टेंस है, नॉलेज की जो सेंसिटिविटी है, उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई, जो आप उसका संदर्भ हमारे सब्जेक्ट और हमारे सब्जेक्ट में जो टॉपिक दिया गया है यूनिवर्स नॉलेज, उसको जोड़ सकते हैं। तो इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। जब भी हम कोई कंसेप्ट या टॉपिक पढ़ते हैं या लेसन पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो उसके पीछे क्या पार्श्वभूमि है, बैकग्राउंड है, उसके पीछे क्या रेफरेंस है, वो हमें समझ में लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, ताकि हमें वह कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ सके। ओके, तो यूनिवर्स नॉलेज की जब बात करते हैं हम, देर आर सो मेनी मिलियंस ऑफ सोर्सेस आर अवेलेबल ऑन द बैक ऑफ यूनिवर्स। बहुत सारे मिलियंस, अरबों खरबों सोर्सेस यूनिवर्स में अवेलेबल है, और ईच एंड एवरी सोर्स विल क्रिएट द नॉलेज। और हर एक सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, नॉलेज जनरेट हो रहा है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमें पूरी तरह का नॉलेज, हम बोलने को बोलते हैं हमें नॉलेज है, लेकिन पूरी तरह का नॉलेज नहीं होता। मिलियंस ऑफ सोर्स होता है, लेकिन आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं कि जो यूनिवर्स में उपलब्ध है, उसका ज्ञान भी आपको नहीं होगा। वो कहाँ पे है, क्या है उसका महत्व है, उसका उपयोग क्या है, वो क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जब हमें प्राप्त हो जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नॉलेज प्राप्त हो जाता है, तो इसके लिए हमें कभी भी अपने नॉलेज का गर्व नहीं करना चाहिए। और नॉलेज जब हम, जो हमें जितना नॉलेज होता है, उतना नॉलेज जब हम दूसरों को देते हैं उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो उसका उपयोग सही मायने में होता है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें जिस प्रकार का भी नॉलेज है, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, उस प्रकार का जो आपको नॉलेज है, उसका हमेशा सदुपयोग होना चाहिए।
जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, तभी आपका नॉलेज का सही मायने में इस्तेमाल हो सकता है, या आपको नॉलेज होने का फायदा लोगों को हो सकता है। तो यूनिवर्स मतलब बहुत पूरी होल वर्ड, इसमें हम ऐसा अर्थ यहाँ पर ले सकते हैं। और होल वर्ड में जो भी सोर्सेस है नॉलेज के, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको यूनिवर्स नॉलेज कहा जाता है। कितनी सिंपल डेफिनेशन हमने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया। यूनिवर्स यानी कि क्या, होल वर्ड, देर आर मेनी सोर्सेस, जितने भी सोर्स है और उतने सोर्स से जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलता है, तो उसे यूनिवर्स नॉलेज कहा जाता है। ओके, लेकिन हमने जैसे कहा कि पूरा समंदर जैसे घाघर में नहीं आ सकता, ठीक उसी तरह से पूरे यूनिवर्स का नॉलेज हमारे घाघर में नहीं आ सकता, हमारे दिमाग में नहीं आ सकता। इसीलिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा, नॉलेज क्लासिफायर द्वारा कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, और वही क्लासिफिकेशन हमें हमारे सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, जिसे हम नॉलेज क्लासिफिकेशन कहते हैं और नॉलेज यूनिवर्स नॉलेज कहते हैं। तो सभी प्रकार के सोर्सेज जो यूनिवर्स में अवेलेबल है, उनको डिफाइन करना आसान काम नहीं है, लेकिन जो जो हमारे सामने है, जो सब्जेक्ट हमारे सामने, जो सोर्स हमारे सामने है, उनको डिफाइन हम कर सकते हैं। लिमिटेड, अनलिमिटेड तो हम नहीं कर सकते, लेकिन लिमिटेड कर सकते हैं, और इसीलिए उसको मैपिंग करने का प्रयास किया गया है। ओके, तो इस तरह से नॉलेज मैपिंग हम तैयार करते हैं, और उसको ही नॉलेज क्लासिफिकेशन कहा जाता है, और उसको ही यूनिवर्स नॉलेज कहा जाता है। तो तीन कंसेप्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉलेज यूनिवर्स म्हणजे काय, नॉलेज क्लासिफिकेशन, ओके, और नॉलेज मैपिंग। ओके, तो नॉलेज मैपिंग, नॉलेज क्लासिफिकेशन, यही संज्ञा कब आती है और कब इस पर हम जोर देते हैं, क्योंकि पूरी यूनिवर्स का नॉलेज हम मैनेज नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से फिर जो हमारे सामने दिखाई देती है, हमारे सेंस को जो जो आइडेंटिफाई होता है, वो हम क्लासिफाई करने का प्रयास करते हैं, मैपिंग करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैप हम बनाते हैं, हम विशिष्ट जगह का मैप बनाते हैं, प्लेस का मैप बनाते हैं, जैसे कि हमारे गांव का मैप, तालुका का मैप, डिस्ट्रिक्ट का मैप, स्टेट का मैप, कंट्री का मैप, और वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का मैप है पूरी दुनिया के, जो पृथ्वी पर है, पूरा पृथ्वी का मैप कहा जा सकता है। 7 कॉन्टिनेंट उसमें है, 7 खंड उसमें है, उसे वर्ल्ड मैप कहा जाता है। कौन सा देश कौन से कॉन्स्टिट्यूट में है, कॉन्स्टिट्यूंट में है, ये हम देख सकते हैं। और हमारे देश में कितने स्टेट है, ये भी हम देख सकते हैं मैप के द्वारा। लोकेशन हमें पता चलता है। ओके, जिसे हम लोकेशन मैप कहते हैं। और ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है, जैसे कि पृथ्वी हमारा एक सिंगल यूनिट है इस यूनिवर्स में, और सौर मंडल है, उसका एक छोटा सा एक एलिमेंट है हमारा पृथ्वी। लेकिन आकाशगंगा में ऐसे बहुत सारे अरबों खरबों सौर मंडल है, और दीर्घिका है फिर, और दीर्घिका में अरबों खरबों आकाशगंगाएं है। तो ये यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, ये आप यहाँ पर एक इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो हमें पूरे यूनिवर्स का मैप बनाना आसान नहीं है, या ये इतना बड़ा कार्य हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि जहाँ तक सीमित है, जाती है उतना ही, और उसका ही मैप हम बना सकते हैं।
और यूनिवर्स के बारे में तो हमारी इमेजिनेशन भी काम नहीं करती, इतना ये बड़ा है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक द फिजिकल मैप और लोकेशन मैप ऑफ यूनिवर्स। ठीक उसी तरह से जैसे कि इसको लोकेशन मैप हम बना नहीं सकते पूरे यूनिवर्स का, उसी तरह से यूनिवर्स नॉलेज का भी मैप या क्लासिफिकेशन जो सब्जेक्ट है ऑल सोर्सेस, वो हम नहीं कर सकते, जो लिमिटेड सोर्स है हमारे सामने, जो हम देख सकते हैं हमारे सेंस को जो सेंसिटाइज होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसीलिए लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस में नॉलेज क्लासिफिकेशन, नॉलेज मैपिंग और यूनिवर्स नॉलेज का स्टडी दिया गया है। ओके तो यूनिवर्स नॉलेज है बहुत बड़ी कंसेप्ट है, इट इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट, कवर इट। ओके, लेकिन जो पृथ्वी पर जो सब्जेक्ट है उसका तो अवलोकन हम कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी मैपिंग हम कर सकते हैं। तो फिर उस लिमिटेड सब्जेक्ट की यहाँ पर बात की जाती है या होती है, और उस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट में। लेकिन जब हम यूनिवर्स नॉलेज के बारे में बोलते हैं तो ये कितना बड़ा स्कोप है इसका, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। और यूनिवर्स का जो अलग मीनिंग होता है होल, ये भी अर्थ हम यहाँ पर ले सकते, होल नॉलेज, यानी कि जो हमारे पृथ्वी पर अवेलेबल है। ओके, और कुछ बहुत थोड़ा जो हमें पता है, जो एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह इसमें आता है, जो भौतिक खगोल शास्त्र वगैरह, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र है, उसका भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जो हमारे पृथ्वी से परे है। ओके, उसका भी हम स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिटेशन आता है। तो जब हम नॉलेज क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नॉलेज मैपिंग की बात करते हैं, तो इसमें लिमिटेशन आता है, और लिमिटेड बात पर ही हम बात कर सकते हैं, अनलिमिटेड हमारे लिमिट से बाहर होता है। ओके, हमारे माइंड से बाहर होता है, ये बात हमको यहाँ पर समझनी चाहिए। तो गुड क्लासिफायर कौन होता है? जो नॉलेज का अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन करता है। गुड लाइब्रेरियन कौन होता है? जो नॉलेज का क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से करता है। ओके और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो स्कीम हमारे सब्जेक्ट में मिलती है देखने को, जैसे कि डीडीसी, सीसीए, यूडीसी है। ओके, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, और बहुत सारे क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग थ्योरी अप्लाई करके, अलग अलग इनोवेशन करके उन्होंने नॉलेज क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया और नॉलेज मैपिंग करने का प्रयास किया है। और उदाहरण के तौर पर हम ऐसे ग्रंथ भी उनके देख सकते, पढ़ सकते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं अगेन कि नॉलेज क्लासिफिकेशन, नॉलेज मैपिंग को ही सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको और आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस है, और फिर नॉलेज क्लासिफिकेशन से हमारा क्या रिश्ता, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन फॉर अस। तो जब हम बात करते हैं वी आर द स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इज अल्टीमेटली नॉलेज, इसको ही हम नॉलेज कहते हैं। ओके, when the books are kept, documents are kept in the library in physical form or online form,
So they are not only physical document but they are the knowledge. वो knowledge होते हैं. Library is nothing but the store of knowledge. Knowledge का store होता है. Okay. और फिर जब नॉलेज लाइब्रेरी में आता है बुक्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, जैसे पाइल होता है, डिग होता है, घास का डिग होता है, फिर ज्वार का डिग होता है, तो उसमें से कुछ चीज़ें निकालना कठिन हो जाता है. फ्लावर का डिग होता है, उसमें से कुछ चीज़ें निकालना, फ्लावर निकालना, फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो फिर क्या करते हैं, अलग अलग फ्लावर के अलग अलग जब हम सेक्शन बना देते हैं तो लोगों को पता चलते है इस फ्लावर का सेक्शन है, उस फ्लावर का सेक्शन है, और सभी फ्लावर एक इकट्ठा कर दिए तो लोगों को डिफ़िकल्टी होगी कौन सा फ्लावर उन्हें पसंद है, वो कौन सा वे लेना चाहते हैं. ओके. तो ठीक उसी तरह से यदि बहुत सारे बुक्स है अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग डिसिप्लिन के, सभी आकर हमने लाइब्रेरी में डाल दिए और उसका एक कंपाइलेशन कर दिया, एक डिग कर दिया. ओके. तो फिर यूजर जब लाइब्रेरी में आएगा और उसे जो बुक चाहिए जो अवेलेबल है लाइब्रेरी में, और वो उसे ढूंढना चाहेगा, फाइंड आउट करना चाहेगा, तो उसको ढूंढना उसको आसान होगा? कभी भी नहीं, आसान नहीं होगा, क्योंकि जो बुक्स वहाँ पर है, इट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट, वहाँ पर इट इज़ कॉल्ड द नॉलेज, उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया. तो फिर क्या हो सकता है, यूजर लाइब्रेरी में आकर भी उसकी पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद भी वह पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसे बहुत प्रयास करने के बाद भी वह बुक्स नहीं मिलता है या सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है. ओके. फिर हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, यदि वो डिग में से हमें वो बुक निकालना आता है तो हम निकाल सकते हैं, और यदि हमें भी वो डिग में से बुक निकालना नहीं आएगा तो हम भी उसकी मदद नहीं कर सकते. तो बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर कौन सा होगा, फिर जब आप वो बुक्स लाइब्रेरी में लाते हो और उसे उसका डिग बनाने की बजाय उसका बाइफर्गेशन करके सब्जेक्ट वाइज उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं. ओके. तब जाकर एक बाइफर्गेशन लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन हो जाता है, नॉलेज का क्लासिफिकेशन हो जाता है, और जब यूजर आता है जो बुक्स उसे चाहिए होता है उस सेक्शन में वो जाता है, उस सब्जेक्ट की रो में वो बुक्स ढूंढता है सेल्फ पर, और फिर वो बुक मिलने के बाद वो पढ़ता है. इसमें क्या होता है, फिर द टाइम, मनी एंड एनर्जी ऑफ यूजर इट विल बी सेव देयर. तो इसका जो सेविंग होता है टाइम, मनी, एनर्जी का यूजर का, वो होता है यहाँ पर. ओके. और रीडर को बहुत बड़ी आसानी हो जाती है कि वह उसे जो चाहिए जो बुक चाहिए होता है वो ढूंढकर ला सकता है. ओके. तो इस तरह से हमने यहाँ पर यूनिवर्स सब्जेक्ट यानी कि क्या, नॉलेज यानी कि क्या, नॉलेज मैपिंग यानी कि क्या, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी कि उसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया. यूनिवर्स यानी कि क्या, नॉलेज यानी कि क्या, बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है वह ये प्राप्त करने का हमने यहाँ पर प्रयास किया है. ओके. तो ओन इंटरप्रिटेशन हमारे द्वारा यहाँ पर दिया गया, जो आपके समझ में आया होगा. अभी हम लेसन नोट हमारी क्या कहती है उसके द्वारा इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं. व्हाट इज मीनिंग बाय द, ओके. In this topic we have been introduced to the elements of library classification, where the importance of technical terminology in the scientific subject like library classification and meaning of terms in their use in the theory and practice of library classification have been
डिस्कस्ड। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इस लेसन में क्या बताया गया है कि जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के एलिमेंट्स है, टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल टर्म्स है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में हमें मदद करते हैं, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में हमें मदद करते हैं। ओके, और उसका उदाहरण भी हमने यहाँ पर देने का प्रयास किया कि यदि बाहर के बुक्स लाकर ऐसे ही डिक के स्वरूप में हम लाइब्रेरी में डाल देते हैं और जब यूजर बुक ढूंढने आता है तो उसको आसानी से बुक्स नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं, बाइफर्गेशन नहीं है, सब्जेक्ट वाइज कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। तो आकर उसे पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद भी वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसे जो बुक चाहिए होता वो वहाँ पर नहीं मिल सकता। ओके, वहाँ पर होने के बावजूद भी। तो क्लासिफिकेशन का इतना इम्पोर्टेंस है कि नॉलेज क्लासिफिकेशन करने से क्या इम्पोर्टेंस बढ़ता है, हमारी लाइब्रेरी का जो महत्व है वो बढ़ता है। और लाइब्रेरी में यदि बुक्स रखने का स्टोर है तो स्टोर रूम में जैसे हम जो भी चीज़ डाल देते हैं उसका कोई क्लासिफिकेशन बाइफर्गेशन नहीं होता, जैसी चीज़ हमारे हाथ में है ऐसे हम स्टोर रूम में फेंक देते हैं, उसे स्टोरेज बोलते हैं। लेकिन लाइब्रेरी और स्टोरेज में फ़र्क होता है। स्टोरेज में कौन सी भी चीज़ कैसी भी किसी भी तरह से हम फेंक देते हैं, उसको अच्छी तरह से नहीं रखते। लेकिन लाइब्रेरी में सभी प्रकार की बुक्स लाकर हम फेंक देते नहीं और उसका ढीग नहीं बनाते, वहाँ पर उसको मिक्स नहीं करते, बल्कि जो बुक्स जो सब्जेक्ट का है उसे उस सब्जेक्ट के अंदर लगाते हैं, बाइफर्गेशन उसका करते सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो यही फ़र्क स्टोर रूम और लाइब्रेरी में होता है। लाइब्रेरी भी एक स्टोर रूम ही होता है बुक का, लेकिन जब तक उसमें क्लासिफिकेशन नहीं आता तब तक उसे हम लाइब्रेरी नहीं कह सकते। सो लाइब्रेरी का जो क्लासिफिकेशन होता है तो लाइब्रेरी का आत्मा कहते हैं। विदाउट क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी को हम लाइब्रेरी नहीं कह सकते। जैसे कि स्टोर को कोई लाइब्रेरी नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें जैसी मिलती है वैसी फेंक देते हैं और वहाँ पर एक चीज़ ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब स्कैटर होता है, किसी भी तरह का वहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, सभी चीज़ें मिक्स हो जाती है और इसीलिए उसको स्टोर रूम कहा जाता है। लेकिन लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता, जो बुक्स आपको चाहिए होता है वो बुक्स वही रो में वही सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलना चाहिए। इसलिए बिना क्लासिफिकेशन के लाइब्रेरी चल नहीं सकती, रन नहीं कर सकती, फंक्शन नहीं कर सकती। और इतना ही नहीं, उसे हम लाइब्रेरी ही नहीं कह सकते। तो इतना बड़ा इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन का होता है, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन को लाइब्रेरी का आत्मा कहा जाता है, हमारे सब्जेक्ट का आत्मा कहा जाता है। इसलिए ये सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। और फिर इस तरह से हमने स्टोरेज और लाइब्रेरी में क्या अंतर होता है मीनिंग से जानने का प्रयास किया। इस तरह से आपने क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंट कितना होता है और क्लासिफिकेशन हमें किस तरह से मदद करता है, और क्लासिफिकेशन not only help to the library professional but also help to the users, those who want to use the library। तो लाइब्रेरी का यूज करना चाहते हैं उनको भी उसका उपयोग होता है, ना बल्कि लाइब्रेरियन को। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन यानी कि क्या, उसका इम्पोर्टेंट कितना होता है, क्यों ज़रूरी होता है। और इसका उदाहरण हमने लाइब्रेरी और स्टोरेज रूम का कंपैरिजन तुलनात्मक उदाहरण देकर आपको बताया।
उसके बाद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, और फिर आगे द पर्पस of this topic is introduced to you the general theory of classification and how various scheme of library classification map out of the university universe of subject। तो यह टॉपिक लेसन कंसेप्ट आपको समझने के पीछे एक उद्देश्य है, समझाने के पीछे एक उद्देश्य है कि किस तरह से जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन काम करती है और अलग अलग जो लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन स्कीम होता है वह किस आधार पर बनाई गई है, किसने बनाई गई है, इसका स्टडी हमें इस टॉपिक में या टॉपिक के अंदर करना है, इस लेसन में करना है। ओके, दिस यूनिट डिस्कस लर्निंग अबाउट सब्जेक्ट एंड मेथोडोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। तो इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है या समझना है, सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट किस तरह से होते हैं और उनकी मेथोडोलॉजी किस तरह से होती है, सब्जेक्ट तैयार करने की जो मेथोडोलॉजी, क्लासिफिकेशन करने की मेथोडोलॉजी को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, और फिर while the former as the name suggests seek to highlight attributes of the universe subject, especially modes of formations subject, and the latter explain the systematic methodology that can be followed to familiarize oneself with new subjects so as to provide the necessary information support for the users concerned। okay, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसे हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हमारी लाइब्रेरी में, ताकि यूजर को हर एक सब्जेक्ट का बुक ढूंढने में आसानी हो और उस यूजर का जो टाइम, मनी, एनर्जी है वो वहाँ पर सेव हो सके। द मेथोडोलॉजी इंक्लूड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट थ्रू डॉक्यूमेंट्स, यूज ऑफ स्कीम for classification, design and development of classification scheme, another method that may help library information personnel to learn about the high wage and by wage of subject। okay, तो इस तरह से एक सिस्टमैटिक थ्योरी, सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी जो हर एक सब्जेक्ट की होती है, डॉक्यूमेंट की होती है, क्लासिफिकेशन की होती है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट की होती है, स्कीम की होती है, ये हमें यहाँ पर स्टडी करनी है ताकि हमें एज ए प्रोफेशनल करके वो समझ में आए। हमें तो समझ में आए लेकिन यूजर को भी वो समझ में आनी चाहिए, यूजर को भी उसका लाभ होना चाहिए। तो इस तरह से नॉलेज आदान और प्रदान करने में लोगों को आसानी हो सके। तो नॉलेज प्राप्त करना हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी पंथ का हो। सो वी कांट मेक द discriminology on the base of religion, on the base of caste, on the base of religions for getting the knowledge। each and every people have to right naturally to get the knowledge। हर एक इंसान को नॉलेज प्राप्त करने का अधिकार दिया है नेचर ने, तो हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और नॉलेज को देने में, प्राप्त करने में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप जो चीज़ देते हो वो आपको मल्टीप्लाई होके आती है नेचर से। ऐसा नेचर का एक छुपा रूल होता है। तो आप नॉलेज देने में लोगों को मदद करते हैं तो आपको भी नॉलेज मिल सकता है ऑटोमेटिकली निसर्ग के द्वारा। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो खुद ब खुद आपको पता होने लगती है। तो हमें नॉलेज लोगों को कैसे मिल सकता है, तो इसके लिए हम लोगों को किस तरह से मदद कर सकते हैं एज ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स। जब कोई यूजर्स लाइब्रेरी में आता है
टू फाइंड द बुक्स, अल्टीमेटली टू गेट द नॉलेज। तो नॉलेज प्राप्त करने को ही आता है। तो हमें उसका टाइम, मनी, एनर्जी को ध्यान में रखते हुए और उसकी सेवा करने का उद्देश्य लेकर हमें उसको मदद करनी चाहिए और उसको बुक तुरंत ढूंढकर हमें देना है, लाकर देना है, ताकि वह पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ सके और नॉलेज प्राप्त कर सके। ओके, तो आप कहोगे कि नॉलेज क्लासिफिकेशन क्लासिफायर करते हैं, बुक्स ऑथर लिखते हैं और वह यूजर पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा रोल क्या? ऐसा सवाल आपके मन में आ सकता है। तो बिटवीन द यूजर्स, बिटवीन द ऑथर, बिटवीन द नॉलेज, बिटवीन द यूजर्स, आपका रोल मेडिटेटर का है। आप मध्यस्थ बनकर नॉलेज को यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और ऑथर का जो नॉलेज है, जिन्होंने नॉलेज लिखा है, क्लासिफायर की मदद से वो ट्रेनिंग प्राप्त करके आप सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यूनिवर्स क्लासिफिकेशन करके लोगों को नॉलेज प्राप्त करने के लिए आसानी क्रिएट कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं। ये आपका रोल क्लासिफिकेशन में होता है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉलेज क्लासिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट में। उसके सभी हाईवेज और बाईवेज हमें पता होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टॉक अबाउट यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि यूनिवर्स नॉलेज क्या होता है और यूनिवर्स सब्जेक्ट क्या होता है। तो यूनिवर्स नॉलेज है, बहुत बड़ी कंसेप्ट है। यूनिवर्स में अरबों खरबों सोर्सेस है नॉलेज के, तो सभी से नॉलेज हमें प्राप्त हो रहा है या प्राप्त हम कर सकते हैं, लेकिन हमें सभी प्रकार का नॉलेज प्राप्त करना आसान नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है। इसलिए हम जो सब्जेक्ट है वर्ड में उस पर आते हैं। तो यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट यानी यूनिवर्स में जितने सब्जेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये लिमिटेड में आते हैं, अनलिमिटेड से लिमिटेड में आते हैं, जो हमारे हाथ में आ सकता है, समझ में आ सकता है। जो अनलिमिटेड होता है वो हमारे आउट ऑफ नॉलेज होता है, आउट ऑफ समझ से बाहर होता है, तो हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कि लाइब्रेरी सर्विस इज एसेंस द रिट्रीवल एंड डिसेमिनेशन ऑफ एम्बडीज नॉलेज इंडिविजुअल मेंबर्स ग्रुप्स इन कम्युनिटी। Hence, two essential parameters which affect the value of library services are okay. तो लाइब्रेरी सर्विसेज एज ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल करके हम लोगों को देते हैं। तो उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं जिसका परिणाम लाइब्रेरी सर्विस पर होता है। पहला यूनिवर्स ऑफ रीडर्स और यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। जी, दुनिया में यूनिवर्स यानी कि हम यहाँ पर अभी दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर पृथ्वी का समावेश होता है। पृथ्वी पर जितने खंड है और जितने खंड में जितने कंट्रीज है और जितने कंट्रीज में जितने लोग हैं, और उसको हम रीडर कह सकते हैं। और पृथ्वी में जितने खंड है, कॉन्टिनेंट है, और उसमें जितनी कंट्रीज है और उस कंट्रीज में जितने सब्जेक्ट है, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप
को अभी समझ में आया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल दोज हु आर लिविंग ऑन द बैक ऑफ अर्थ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट विच वी कैन फाइंड ऑन द बैक ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर जितने सब्जेक्ट है, जितने लोग हैं, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो रीडर यहाँ पे सभी प्रकार के लोग आ सकते हैं और यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कि पृथ्वी पर जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल है अभी। ओके, उसकी बात, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी मैपिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। इन ऑर्डर टू अचीव द इफिशियंसी ऑफ सर्विसेज टू रीडर्स, तो हर एक सब्जेक्ट का लाभ हर एक रीडर को होना चाहिए जो उसे पढ़ना चाहता है, जो उसका नॉलेज प्राप्त करना चाहता है। इट हैज़ बिकम imperative to adopt and develop such tool and techniques which would facilitate the classification of subject embodied in documents and thus helps in retrieval and service to the satisfaction of the law of library. Science. But for this happen, it is essential that discipline of library science must keep developing itself to meet changes in the value of each parameters mentioned above. In the succeeding section, we shall consider the concern of library science with one of the parameters, namely universe of subject. तो लाइब्रेरी साइंस एक ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें कई सारे टर्म्स है, उसमें कई सारी टॉपिक्स है, उसमें कई सारी कंसेप्ट है। तो ठीक उसी तरह से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट ये उसमें टर्म्स है। ओके, जैसे कि हमारे डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिन है, इंटरडिसिप्लिन ओके ये हमारी डिसिप्लिन है और हमारा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये हमारे सब्जेक्ट है और क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये हमारा ब्रॉड सब्जेक्ट है। ओके, ब्रॉड टॉपिक है और उसमें यूनिवर्स सब्जेक्ट ये सिंगल टॉपिक से। तो इसी तरह से इसकी जो व्याप्ति है, इसका जो स्कोप है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो डिसिप्लिन एक ब्रॉड कंसेप्ट है यहाँ पर। तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, ऑल सब्जेक्ट दोज विच आर इंक्लूडेड इन द डिसिप्लिनरी। ठीक, उसमें से एक सब्जेक्ट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है और ठीक उसी तरह से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में बहुत सारी कंसेप्ट है, मेन ब्रॉड टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं। और फिर उसके सब टॉपिक और उसके भी सब टॉपिक है, जैसे कि यूनिवर्स सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इस सब्जेक्ट का जो हमारे डिसिप्लिन के अंदर आता है, सब्जेक्ट के अंदर आता है, मेन सब्जेक्ट टॉपिक के अंदर आता है, उस सब सब्जेक्ट का हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। उसे हम यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। तो यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि जो रीडर पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, those who are living on the back of earth, that is considered as a reader, and those subjects are found or available on the back of earth। जो सब्जेक्ट हमें बैक ऑफ अर्थ मिलते हैं, पृथ्वी पर मिलते हैं देखने को, स्टडी करने के लिए, तो उसे हम यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। तो उसका स्टडी हमें यहाँ पर करना है। तो किस सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम। ओके,
तो अलग अलग स्किल का भी हमें यहाँ पर स्टडी करना है, ताकि हमें समझ सके कि क्लासीफायर ने किस तरह से सब्जेक्ट क्लासीफाई करने का प्रयास किया है, ताकि हमें लाइब्रेरी में उसका उपयोग हो सके सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे कि गूगल का उपयोग हम लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, गूगल मैप का उपयोग लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, या मैप का उपयोग लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। यदि हमारे पास मैप हो या गूगल मैप हो तो हम पर्टिकुलर स्थान पर जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हमारे पास सब्जेक्ट मैप हो, नॉलेज मैप हो या नॉलेज स्कीम हो, तो उसके बेस पर हम सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हमारी लाइब्रेरी में कर सकते हैं, ताकि जो अननोन या नॉन यूजर लाइब्रेरी में आता है तो उसे पता चले कि कौन सा बुक किस लोकेशन पर है, किस सेल पर है और कहाँ पर है, और उसे वह लेने में आसानी हो सके। तो इसका इतना ही महत्व है। मतलब इसका उपयोग बुक फाइंड आउट करने के लिए होता है, जैसे कि मैप का उपयोग लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए होता है। सो हियर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। So in this way, when we talk about the universe subject, so it is very small subject of whole discipline. Okay, so what is the name of discipline, what is the name of subject, what is the name main subject, and what is a sub subject? We are talking about that. So universe of subject, it is a kind of sub subject we are going to speak about. So segment, subject and subject system is what? Okay, example is given there, and what is meaning by the universe of knowledge. So segment here a part of universe of knowledge that harbors a subject and sometimes act as a component of subject system. So segment यानी कि छोटा पार्ट होता है, जैसे कि हमने देखा सब सब्जेक्ट, जैसे कि हम उसे यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द सेगमेंट। ओके, और सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? सब्जेक्ट इज ए कंपोज ऑफ सेगमेंट और सेगमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। सो अनेक यूनिवर्स नॉलेज के जो सेगमेंट्स होते हैं वो बनकर एक सब्जेक्ट बनता है, और फिर उससे एक सब्जेक्ट सिस्टम बनती है। ओके, सब्जेक्ट हैविंग अ कंपोनेंट एंड कंपोनेंट्स लाइक ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड स्पेस एंड टाइम्स, तो उसकी एक सब्जेक्ट सिस्टम होती है। जैसे कि डिसिप्लिन हम यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जांपल हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट, इंडिया ब्रॉड टॉपिक है, ब्रिटिश पीरियड सब टॉपिक है। ओके, तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। सेगमेंट यानी कि क्या, सब्जेक्ट सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है और सेगमेंट उसका होता है। ओके, तो उसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। हिस्ट्री, इंडिया और ब्रिटिश पीरियड। ओके, हिस्ट्री, इंडिया और ब्रिटिश पीरियड। ओके, तो हिस्ट्री यहाँ पर सब्जेक्ट सिस्टम है। ओके, इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है और ब्रिटिश पीरियड यहाँ पर सेगमेंट है।
इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो हिस्ट्री यानी कि क्या, मेन सब्जेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, इंडिया सब सब्जेक्ट, और ब्रिटिश पीरियड सब सब्जेक्ट या सब टॉपिक हम यहाँ पर कह सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट, इंडिया इज अ टॉपिक, मेन टॉपिक, एंड ब्रिटिश पीरियड इज अ सब टॉपिक। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्द हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम इस तरह से उसको समझ सकते हैं, सब्जेक्ट मेन टॉपिक, इसको ऐसा भी हम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट मेन टॉपिक और सब टॉपिक। ओके, तो इस तरह से उसका डिवाइडेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि ऊपर हमने किस तरह से उसको क्लासिफाई किया, नीचे दिए गए किस तरह से वर्डिंग की गई है, सब्जेक्ट सिस्टम बोलते हैं या उसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं, सब्जेक्ट यानी कि मेन टॉपिक बोल सकते हैं सब्जेक्ट को भी, और सेगमेंट को सब टॉपिक बोल सकते हैं। हम किस तरह से हमें समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्डिंग कर सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं। ओके, हर एक सब्जेक्ट का हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस है, और यूनिवर्स नॉलेज, और सब्जेक्ट यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ऐसा करके। ओके, जैसे कि LIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मेन सब्जेक्ट, और इसमें क्लासिफिकेशन मेन सब्जेक्ट आ सकता है। ओके, और फिर उसमें लाइब्रेरी या सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह। ओके, तो LIS को सब्जेक्ट सिस्टम या मेन सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, ब्रॉड सब्जेक्ट, और क्लासिफिकेशन को मेन टॉपिक या सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, और फिर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी मैपिंग, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, यूनिवर्स सब्जेक्ट, इसको हम सब टॉपिक कह सकते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन यू हाउ यू कैन आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज इट, आप उसे किस तरह से लेते हो या किस तरह से समझना चाहते हो। ओके, तो सेगमेंट यानी कि क्या, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट सिस्टम यानी कि विद एग्जांपल आपको ये समझ में आया होगा। तो यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, द टोटलिटी ऑफ knowledge that has survived till date, the knowledge that is being generated now and will be generated in the future also be part of the universe of knowledge। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एक कंसेप्ट क्या हो सकता है कि फ्रॉम स्टार्ट टू टिल डेट, जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ वही से लेकर आज तक जितने भी सब्जेक्ट, जितना भी नॉलेज क्रिएट हो रहा है, और जितने भी सोर्स है अरबों खरबों, और उससे जो नॉलेज क्रिएट हो रहा है, उससे जो नॉलेज हमें प्राप्त हो रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, और उसे ही हम यूनिवर्स नॉलेज कह सकते हैं। यूनिवर्स में जितना नॉलेज है उसको हम यूनिवर्स नॉलेज कह सकते हैं। ओके, जैसे कि समंदर का आकार जितना बड़ा होता है तो उतना पानी उसमें होता है, तो उस पानी को हम समंदर कहते हैं, राइट। और उससे कुल मिलाकर हम समंदर कहते हैं, जिसमें एक समंदर का पात्र होता है और उसमें पात्र में वो पानी होता है। ओके, जैसे कि ग्लास का आकार हमें पता होता है, और उसमें पानी हम जब डालते हैं तो हम उसे ग्लास ऑफ वाटर कहते हैं, ग्लास ऑफ वाटर यानी कि ग्लास भरकर पानी। ओके, ठीक उसी तरह से समुद्र में जितना पानी होता है या नदी में जितना पानी होता है, उतना जितना उसका पात्र होता है तो हम उसे नदी या समंदर कहते हैं। ठीक उसी तरह से यूनिवर्स में जितना नॉलेज है
उसके हिसाब से हम उसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। क्योंकि यूनिवर्स एक पात्र है और उस पात्र में जितना नॉलेज है उसको कुल मिलाकर हम यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। ओके, तो यूनिवर्स कितना बड़ा है, इट इज़ बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन के परे है, बाहर है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इट ऑफ यूनिवर्स नॉलेज। तो यूनिवर्स नॉलेज कितना बड़ा होगा तो उसका डेफिनेशन करना भी इम्पॉसिबल है। इट इज़ बियॉन्ड द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के बाहर है, इट इज़ आउट ऑफ लॉजिक, उसे हम आउट ऑफ लॉजिक यहाँ पर बता सकते हैं। ओके, लेकिन एक सिंपल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना नॉलेज यूनिवर्स में है उसको यूनिवर्स नॉलेज कहते हैं। ओके, और मैनेज करना डिफ़िकल्ट है, रिमेंबर करना डिफ़िकल्ट है, क्लासिफिकेशन भी करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो हमारे सामने है, जो हम देख सकते हैं, जो हमारे 5 सेंस को जिसका नॉलेज होता है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इसलिए उसको यूनिवर्स सब्जेक्ट कहा गया है। ओके, तो एक कंसेप्ट आपके ध्यान में आई होगी अभी। तो इस यूनिवर्स नॉलेज का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, फीचर्स होते हैं। तो क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। इट इज़ कंपोज ऑफ स्कैटर सेगमेंट सेपरेटेड बाय स्पेस। तो ये नॉलेज इकट्ठा नहीं है, ये स्कैटर है। जैसे कि हर सोर्स अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है, तो इस सोर्स के अकॉर्डिंग स्कैटर है। जैसे कि हम क्रॉप्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं, या एनिमल के बारे में भी हम उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। जो एनिमल हमारे देश में है और वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, तो जब कोई दूसरे देश का इंसान हमारे देश में आएगा और वो प्राणी का स्टडी करने के बाद उससे अलग इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी, और दूसरा कोई प्राणी दूसरे देश में है, वो किसी भी देश में नहीं, वहाँ जाकर हम उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते, उससे कुछ नॉलेज जनरेट होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे स्टडी ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके या रिसर्च करके, और वहाँ पर नॉलेज जनरेट करेंगे। तो वहाँ पर उसका नॉलेज क्रिएट हो गया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अलग है। तो इसका मतलब जितने सोर्स है, जहाँ जहाँ पे जितना आप स्टडी करोगे, लोकेशन का स्टडी करोगे, सब्जेक्ट का स्टडी करोगे, पदार्थ का स्टडी करोगे, इंसान का स्टडी करोगे, पशु पक्षी का स्टडी करोगे, तो हर एक से आपको अलग इन्फॉर्मेशन या नॉलेज प्राप्त होने वाला है। और जब वो नॉलेज आप लिख कर रखते हो, रिकॉर्ड करके रखते हो, तो वो नॉलेज बन जाता है। जब दूसरा कोई उसे सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नॉलेज पढ़ा, सुना या देखा। ओके, तो इस उदाहरण से आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे लोकेशन चेंज होता है, हर जगह पे सोर्स चेंज होता है, अलग अलग सोर्स पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। ओके, और ये नॉलेज किस तरह का है, स्कैटर हुआ है, इसको हमें इकट्ठा करके क्लासीफाई करना है ताकि एट अ ग्लांस ये हमारे ध्यान में आ सके। इट इज़ नॉट कंटिन्यूस लाइक टाइम, रिवर और लाइन। जैसे कि क्रोनोलॉजी है, जैसे कि साल हम काउंट करते हैं, डे काउंट करते हैं, मंथ काउंट करते हैं, टाइम में क्रोनोलॉजी। रिवर में एक फ्लो है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लाइन में भी एक लाइन में भी एक फ्लो होता है, जैसे स्टार्ट टू एंड। लेकिन नॉलेज में ऐसा फ्लो नहीं, लिंक नहीं है, स्कैटर लेवल पे है। ओके, देयर इज़ नो लिंक बिटवीन टू वन अनदर सोर्स। जैसे एक पशु की इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं और वनस्पति की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करती है, तो ये दोनों नॉलेज में कोई इंटरलिंक नहीं है, हर एक का नॉलेज अलग है इंडिविजुअल लेवल पे। चाहे फिर वो वस्तु हो, पदार्थ हो, प्लेस हो, इवेंट हो, कोई इंसिडेंट हो, या कोई पदार्थ हो। ओके, हर एक की इन्फॉर्मेशन हमें हर एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन अलग अलग मिलती है। इट इज़ इन्फिनाइट, मल्टी डायमेंशनल, डायनामिक, एक्सपांडिंग,
इन ऑल डायरेक्शंस, हर एक दिशा में नॉलेज फैला हुआ है। द एक्सपांशन इज इनवेरिएबली, और जो एक्सपांशन है वो इनवेरिएबल है, नॉट सिमिलर, लिंक विथ टाइम, टाइम से जुड़ा हुआ है। द टाइम कंपोनेंट बिकम जीरो देन एक्सपांशन ऑटोमेटिकली स्टॉप। टाइम यदि जीरो हो गया, टाइम नहीं रहा, तो सब एक्सपांशन स्टॉप हो जाएगा, सब वैरायटी स्टॉप हो जाएगी। सिमिलरली इफ द स्पेस हार्बरिंग द यूके universe of knowledge become finite, expansion stop. Hence time and space both will have to infinite the internal expansion of knowledge. जैसे जगह और सोर्स चेंज करने से नॉलेज चेंज हो जाता है, स्पेस चेंज करने से नॉलेज चेंज हो जाता है, टाइम चेंज होने से नॉलेज चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब टाइम भी नॉलेज को मैनेज करता है, इन्फिनाइट बंधा हुआ है टाइम से। ओके, भूतकाल में एक चीज़ करने से कोई चीज़ प्राप्त होती होगी, तो सेम वैसा फ्यूचर में होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम चेंज हो गया तो सॉल्यूशन भी चेंज हो गया। ओके, एक समस्या आपने एक तरीके से सॉल्व की, वही समस्या प्रेजेंट में सॉल्व होगी उस तरीके से ऐसा नहीं है, वही समस्या फ्यूचर में सॉल्व होगी उस तरीके से ऐसा नहीं है। तो समय बदलने से नॉलेज बदलता है, स्थल और काल बदलने से नॉलेज बदलता है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। जैसे कि हमें बचपन में कुछ बातें पता थी, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, उसका मीनिंग हम अलग लेते थे। अडल यानी कि यंग जब हम हुए, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, वही बातों का मीनिंग अलग हो जाता है। फिर जब हम अडल्ट हो जाते हैं या ओल्ड हो जाते हैं, तो वही बातों का, इवेंट का मायना चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ओके, तो समय समय के अनुसार नॉलेज, स्थल काल के अनुसार नॉलेज चेंज होते रहता है। इसकी खबरदारी हमें लेनी चाहिए कि नॉलेज को किस तरह से टाइम और प्लेस मैनेज करता है। तो इस तरह से यूनिवर्स नॉलेज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। टुडे वी विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक टुमारो। थैंक यू।